संगीत से आपका लगाव कब और कैसे शुरू हुआ? संगीत बहुत मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि इतने साल हो गए हैं। 5 हाँ, साल क्योंकि मैं आपका वो चला। सीवी देख रहा था तो उसमें आपकी पूरी प्रोफाइल तो वो एमबीए और वो सब की है। म्यूजिक का तो मुझे दिखा नहीं। म्यूजिक वो पता नहीं कौन लिखता है, हम तो नहीं लिखते हैं प्रोफाइल। हाँ, बट वो मैंने शायद मेरे पापा फौजी थे, इंडियन नेवी में थे, तो हर 2 साल कहीं ना कहीं बदलाव होता था, हमें शिफ्ट करते थे। लेकिन आई थिंक 5 साल की उम्र में पहली बार मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल क्लास मम्मी के पुश से ज्वाइन किया था। हम तीनों बहनें थे, मैं और मेरी बड़ी बहन क्लासेस जाते थे। तो क्लासेस तो हमने शुरू किया था और मैं तब कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती थी, जीतती थी। एंड आई वाज अ वेरी एक्टिव स्टूडेंट। तो म्यूजिक तो बहुत ही बचपन से रहा है। और कॉलेज और एमबीए सब करते वक्त मैंने म्यूजिक मेरे लिए बहुत ही, मैंने विशारद की हिंदुस्तानी क्लासिकल में। अच्छा। वो एग्जाम्स क्लियर किए। अच्छा। तो पढ़ाई लिखाई में भी वैसे मैं खुद बोल रही हूँ तो अजीब लगेगा, बट आई वाज अ टॉपर, आई वाज गुड इन माय एकेडमिक्स। तो वो हमेशा जैसे मिडिल क्लास फैमिली में होता है ना कि इंजीनियर बनोगे, क्लास में फर्स्ट आ रहे हो तो। लेकिन मेरा आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था और म्यूजिक तो पैरेलली हमेशा रहा। इंजीनियरिंग में भी मैंने जैसे बहुत सारे शोज करती थी मैं, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया साक मीट में। इनफैक्ट जब भी मैं लाइव ऑडियंस के आगे जाती थी ना, आई फेल्ट कि ये मेरा ट्रू कॉलिंग है। क्योंकि जो लाइव परफॉर्मेंस का जो मजा रहता है ना, मैंने कभी ये सपना नहीं देखा था कि मुझे बड़ा होके प्लेबैक सिंगर होना है। अगर म्यूजिशियन कभी सोचा था कि लाइव परफॉर्मर होना है, स्टेज पे जाना है और बहुत सारे लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा खुशी। दैट वाज माय ड्राइविंग फोर्स। तो मम्मी का ये हमेशा था कि जहाँ पे भी ट्रांसफर हो पापा, मम्मी मेरी फिजिक्स लेक्चरर भी थी। मम्मी का कोई तार जुड़ा रहा होगा संगीत से, म्यूजिक से पुराना? बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे मम्मी का नाम वैसे नयन तारा है और वो खुद स्कॉलर थी, वो नौकरी भी करती थी। लेकिन वो कहीं से भी, हम लोग जहाँ पे भी जाते थे, मुश्किल होती है ना फ्रॉम स्क्रैच टू स्टार्ट की। स्कूल भी नया है, जगह भी नहीं है, फ्रेंड्स नहीं बनाने। पहले चीज मम्मी ढूंढती थी म्यूजिक टीचर, कि मेरी लड़कियां म्यूजिक सीखेंगी तो उनको लगता था कि एक कल्चरल एजुकेशन होगा, एक कनेक्शन रहेगा अपने रूट्स के साथ। तो वो मम्मी की गिफ्ट है बिल्कुल। और हम तीनों बहनें गाना गाती हैं। वैसे आप इतनी जगह पे घूम चुकी हैं पापा के साथ, फिर भी आपके कई गानों में लोक धुनें रहती हैं या लोक गीतों के बोल रहते हैं। हाँ। तो एक तो पहला इसमें सवाल ये है कि इन लोक धुनों और लोक गीतों की तलाश में बताएं, और इसी का दूसरा सवाल है कि इनको आप कैसे नई चीजों में कनेक्ट करती हैं? मुझे लगता है जो लोकगीत है ना हमारा, तलाश कैसे करती हैं? तलाश कैसे करती हूँ? एक तो वो हमें ढूंढ लेते हैं, मुझे लगता है मुझे ढूंढ लेते हैं लोकगीत। मुझे तलाश करने की जरूरत नहीं होती है। नहीं, ऑनेस्टली एक बहुत, मुझे तो गाने लगते हैं दोस्तों की तरह। बहुत सालों तक अगर एक गाना नहीं गाया हो, कभी लगता है वो गाना बात कर रहा है कि अरे इतने सालों से अंदर क्यों रखा है। मैं ये सब बोलूंगी तो अजीब लगेगा इंटरव्यू में, बट मेरे दोस्त मुझे जानते हैं कि जैसे कभी कोई नया गाना जब बना रहे होते हैं, मैं ऐसे सोचती हूँ कि जैसे बच्चा पैदा होने वाला है, कपड़े पहनाने, फिर बाहर घुमाने लेने जाना है। और कभी कभी ऐसे एल्बम में गाने बनते हैं जो स्टेज में गाने वाले नहीं होते हैं, वो थोड़े पर्सनल, इंटीमेट, चुपचाप। लेकिन कभी कभी लगता है वो गाने मुझसे बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया, हमें कभी बाहर क्यों नहीं लेके गाते हो। एंड ये बहुत ही पर्सनल बात है, मैं बता रही हूँ। तो ये मैं राम के साथ हमेशा बात करती हूँ, जितने मेरे क्लोज दोस्त हैं, तो हंसते भी हैं, बट वो समझते हैं। तो लोक गीत तो मुझे लगता है कि वो मुझे ढूंढ लेते हैं। और मेरे बचपन से बहुत ही रुचि रही है लोकगीत में। और अभी बड़े होने के बाद मैंने रियलाइज किया है कि हम लोग बहुत बार ना वन साइज फिट्स ऑल वाले उसमें जाते हैं कि वेस्ट में क्या हो रहा है उसका वो एग्जैक्ट छाप इंडिया में। ट्रूथ इज, लोग बोलेंगे कि बॉलीवुड। मैं तो कहती हूँ कि जो लोकगीत है हमारा जेन्युइन, जो पॉपुलर पॉप संगीत कहा जाता है ना, पॉप स्टार, हमारी पॉप स्टार भमरी देवी है। हमारी पॉप स्टार बचपन में बड़े होते वक्त तीजन बाई थी, यू नो। वो जब स्टेज पे चढ़ती थी, उनकी जो पर्सनालिटी थी, वो किसी हीरो के लिए गाने की जरूरत नहीं थी, वो खुद हीरोइन थी। तो मेरा हमेशा वो
वो रहा है कि मैं अपने ऑडियंस के आगे जाऊं। तो एक्चुअली जितने मेरे पहले रिलीज होते थे और ये इंटरव्यूज होते थे जर्नलिस्ट, अच्छा आपको प्लेबैक का नहीं, मैं कहा प्लेबैक भी कर सकती हूँ और करूंगी, लेकिन ये सपना लेके नहीं आई हूँ कि मुझे सबसे बड़ा प्लेबैक सिंगर बनना, क्योंकि और किसी के फेस के लिए गाना पता नहीं इतना, आई डोंट फाइंड इट सो एक्साइटिंग अपने फेस के लिए गाना। और ये बदल रहा है अभी इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ट्रेडिशन रहा है कि सबसे बड़ा वो इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री, और उसमें गाना गाने का ही सबका शौक रहता है। लगता है कि अचीवमेंट सक्सेस तभी आता है अगर आप बॉलीवुड के बड़े स्टार हो गए हो। तो मेरा तो इस साल आई गॉट अ फिल्म फेयर नॉमिनेशन दिस ईयर फॉर बेबी गोल्ड, वो जो सॉरी सांड की आंख का जो गाना था मेरा, मैंने नए दादियों पे जो बना के साथ, हाँ दादियों पे बना के गाना था। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा कि एक सही नरेटिव में मुझे गाना मिल रहा है। उससे पहले भी मैंने अंबर सरिया, जिया लागेना, बेदर्दी राजा, बहुत फिल्म गाने हैं, लेकिन मेरे उतने ही नॉन फिल्म गाने हिट्स हैं। सत्यमेव जयते में मुझे क्या बेचेगा रुपया, घर आदि याद आता है मुझे, या कोक स्टूडियो में पिया से नाना, या अपने ओरिजिनल गाने। वो वाला कौन सा गाना था जिसपे आप पे ब्लास्फेमी लगा था? तोरी सूरत। वो अमीर खुसरो का कलाम था, लेकिन नया कॉम्पोजिशन था। वो लास्ट ईयर मैंने अपना ही ओरिजिनल रिलीज किया था। मार्च में मीरा का एक शाम पिया रिलीज किया था, तब तो कोई कुछ हुआ नहीं हो, उसको भी हमने रीइन्वेंट किया था कि मीरा भी सेंशुअल पोएट्री लिखती थी। उनका एक ही अंदाज नहीं था जो हम लोग कंफर्टेबल है कि औरतों का एक टाइप का वो भक्ति लीन मीरा की हमने बचपन से देखा है, कि वो एक ही चार दीवारी में बैठ के कृष्ण भजन गा रही हैं। लेकिन मीरा मेरे हिसाब से बहुत ही इंस्पायरिंग एक रॉकस्टार थी। उन्होंने विरोध के बहुत गाने लिखे हैं, प्रोटेस्ट के गाने लिखे हैं, उन्होंने सती के अगेंस्ट गाने लिखे हैं, बहुत सेंसुअल इरोटिक पोएट्री लिखा है। इरोटिक पोएट्री बहुत लिखी है उन्होंने। हाँ, और लेकिन उसको दबाया जाता है क्योंकि हमको अनकंफर्टेबल लगता है कि अच्छा फीमेल शुड नॉट बी एक्सप्रेसिंग इन दिस मैनर, ये एक्सप्रेशन हम चाहते ही नहीं है फीमेल से। तो मुझे तो मीरा का हमेशा इंस्पिरेशन रहा है। तो मैंने वो लाल परी मस्तानी प्रोजेक्ट शुरू किया था लास्ट ईयर, जब मैंने हर महीना एक ऐसा पोएट चूज किया था जो मुझे इंस्पायर करता है, और उनके गाने पे नया धुन डाल के बहुत सारे, जैसे मैंने अनप्लग किए थे, इंटरव्यू किए थे, स्कॉलर से मिली जो मीरा के बारे में लिखती है, उनके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने के लिए, और सोशल मीडिया में ये सब डाला था। सोशल मीडिया पे बात आए तो बीच में आप अभी भी बल्कि मी टू मूवमेंट में काफी आपने काम किया। नहीं, लेकिन आप तोरी सूरत, अब ये मी टू में मैं आपको बताऊं एक चीज, मॉर्निंग से मैं मीटू ही बात कर रही हूँ। कभी कोई म्यूजिक ही बात करे, क्योंकि म्यूजिक छोड़ दीजिए मीटू छोड़ दीजिए। आप हम वापस उसी ईस्ट ब्लास्फेमी वाले पे आते हैं, तोरी सूरत। हाँ, तो तोरी सूरत जो अमीर खुसरो का कलाम है, मैंने एक वीडियो बनाया था जो मैंने अपने सोशल मीडिया पे ही अपने फैंस को बोला था कि आप बताओ कि ये वीडियो में मैं कैसे कैसे कपड़े पहनूं, ये कलाम है, ये सुन लो और मुझे बता दो। किसने कहा कि ओडिया बन के आओ, अगर राजस्थानी, गुजराती, सबने आइडियाज दिए थे बहुत सारे। तो हमने ऐसे टॉप 4 वेश जो होते हैं ना, आउटफिट्स चूज किए थे अपने ऑडियंस के, और उसी को प्रेजेंट किया था तोरी सूरत म्यूजिक वीडियो में। और 2 हफ्ते रिलीज होने के बाद एक चिट्ठी आया सेइंग कि आप मिसगाइड कर रहे हो यूथ को, स्लीवलेस पहन के आप तोरी सूरत गा नहीं सकते, औरत होके आप कलाम, आप अमीर खुसरो का के तौहीन कर रहे हो, ये कर रहे हो। एंड आपने पहले भी पिया से नैना में किया था, और इसी टाइम को हमारा फिल्म शट अप सोना शूट हो रहा था। तो ये सब हमने प्लान तो नहीं किया था, कोई जानबूझ के तो नहीं चाहेगा कि रिलीजियस बॉडी से थ्रेटनिंग लेटर्स आए, वो तो फैमिली में हमेशा हलचल ही मच जाती है। तो हमारे घर में भी काफी टेंशन मची थी, बट मुझे पता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, और ये अगर डिबेट नहीं होगी कंट्री में तो कुछ बदलेगा नहीं। तो तब वो नेशनल डिबेट हो गया था। आई थिंक ऑल टीवी चैनल्स में तो एक रवायत रही है जमीन पर काम करने की, आप चाहे उर्दू में एक बहुत ही पुरानी रवायत रही है। जैसे गालिब ने जो मैक्सिमम मिसरे लिखे वो फारसी की जमीन पे लिखे हैं, फारसी के शायरों से प्रभावित होकर के उनके। और ऐसे ही एक पूरी परंपरा चली आ रही है अभी तक। आपको लगेगा कि फैज कह रहे हैं, लेकिन बात किसी और की है जो हम पहले गालिब या मीर में पढ़ चुके हैं। हाँ,
तो इस तरह से तो आपने अगर अमीर खुसरो के उसमें बदला भी, तो आपने तो उर्दू की ही रवायत कायम रखी कि बातें ऐसे ही बढ़ती हैं आगे। फिर उन्हें किस बात से ऐतराज था? नहीं, ये पूछने वाली बात है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो ट्रेडिशंस हैं हमारे, वो सेंचुरी से आए हैं, लेकिन अगर अभी कोई भी रिलीजन में फॉर्म की जरूरत है तो आपको बातचीत शुरू करनी चाहिए। ये आप 800 साल तक नहीं गाए कभी। जैसे हम गए थे, दरगाह गए थे, निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली में, तो वहाँ पे हमें पता चला कि औरतें गाती नहीं है। यहाँ पे कवाली होती है लेकिन औरतें कभी नहीं गाती हैं। 850 साल में कभी औरत ने कभी गाया नहीं। तो मैंने पूछा उनको कि क्यों? नहीं, ये हमारा रिवाज है। वैसे औरतों का तो दर्जा बहुत ऊंचा है, लेकिन वो घर पे गाएंगी, घर के बाहर नहीं गा सकती। तो मुझे ऐसा लगा कि ये हाँ, और बेगम अख्तर कौन थी? ऐसे बहुत हैं, लेकिन दरगाह के अंदर नहीं गा सकती। और मैंने पूछा था, अबीदा परवीन जी तो बहुत ही बड़ी कवाल है। हाँ, लेकिन उनका तो वो तो आदमी है, औरत है, वो ऐसे। मैंने कहा भाई, और वो जितने लोग, वो जो कस्टोडियन थे, इतने अच्छे लोग थे। देवर हमको इतने प्यार से उन्होंने होस्ट किया था दरगाह में। तो मुझे लगा कि कोई जानबूझ के वो नहीं कर रहा है, वो ब्लाइंडली होता है ना, एक ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। 800 साल से हमको सिखाया गया, तो और कोई गाएगा नहीं। कोई आंसर नहीं है, कोई एक्चुअल लॉजिक नहीं है। तो मुझे लगा कि हम लोग अगर प्रश्न पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो चेंज कैसे होगा? तो 5 घंटा, और ये हमने फिल्म में कैप्चर किया है, 5 घंटा उनके साथ बातचीत हो रही है। और फिर मैंने कहा मैं 2 लाइन गा सकती हूँ, और उन्होंने कहा अच्छा गाइए, और गाने भी दिया और मेरे साथ भी गाया। वो निजामी बंधु तो थे, ही जॉइंड अलोंग विथ मी। तो कहीं लगा और कि ये एक डीप रूटेड, वो जो होता है ना, डॉगमा होता है, उसको इंग्लिश में डॉगमा बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या है, कि ये एक इनहेरिटेड बिलीफ सिस्टम है। कभी किसी ने प्रश्न पूछा नहीं, क्वेश्चन किया नहीं है, हमको फॉलो ही करना है। और मुझे लगता है आर्टिस्ट का काम ये है कि वो प्रश्न पूछे, ताकि जो सोशल ऑर्डर है उसमें बदलाव आए। तो ये जो गाने के कारण जो कंट्रोवर्सी हुआ घर पे, तो बहुत आधे मेरे पिताजी, माताजी और मेरे भी शायद तब बाल झड़ गए होंगे, लेकिन इट वाज वर्थ इट। और फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड भी जो है, ही इज आल्सो फैंटास्टिक, वेरी सपोर्टिव गाय। और मुझे लगता है लोग, मैं ये भी बोल दूं कि मैं भी उनको सपोर्ट करती हूँ, वो भी मुझे करते हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में सब मुझे बोलते हैं कि वाह, राम तो कितना असली राम है, वो कितना सपोर्ट करता है तुझे। मैंने कहा हाँ, राम को मैं भी सपोर्ट करती हूँ, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अच्छी बात है ना, कि इतना हम लोग क्रेडिट बहुत दे देते हैं कि अरे तेरे जैसे औरत को कैसे झेलता है। कोई झेलने वाली बात नहीं है। एक बार मैंने पाकिस्तानी गायक हैं, कवाल हैं, फरीद अयाज साहब, हाँ, तो उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि उनके लिए जो म्यूजिक है वो खुदा से बात करने का जरिया है। बिल्कुल, लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए यही हो। हाँ, वो भी है। हम अपने आप से भी बात करते हैं। तो म्यूजिक आपके लिए क्या है? इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, म्यूजिक आपके लिए क्या देता है? आपको पर्सनली म्यूजिक का जो पर्सनली ना, वो बदलता रहता है। मैं बताऊं आपको सच बात, जब मैं स्टेज पे रहती हूँ और मैं एक लाइव परफॉर्मेंस दे रही होती हूँ, कभी कभी लगता है कि इतने लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन सब जो आवाज है, सब कुछ गायब हो जाता है। आई कनेक्ट विद द एलिमेंट्स में मैं आपको कैसे समझाऊं? अपने आप से, वो ना मुझे एग्जिस्टेंस हवा, हाँ, अंदर से एक, और वो हवा भी मुझे सुनाए ऊपर तक जाता है। माय कनेक्शन बिकम्स कंप्लीटली, अपने आप को पाने लगती हैं। हाँ, एक इथेरियल सा फीलिंग आता है। और मुझे लगता है कि कितनी ब्लेसिंग है कि मुझे ऐसे जिंदगी, ऐसे लाइफ मिली है। आई कांट पुट इट इन वर्ड्स। और कम्युनिकेशन तो है ही म्यूजिक, लेकिन आई थिंक सबसे ज्यादा एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस है। बहुत ही मेडिटेटिव है। स्टेज पे हो या मैं अकेले जब भी रियाज करती हूँ, मुझे लगता है एक अंदर जो वाइब्रेशंस आते हैं, स्पेशली मुझे लगता है हमारी जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, उसका एक बहुत स्पेशल हीलिंग पावर है। तो अभी हम लोग झांसी महोत्सव और अलीगढ़ महोत्सव में मैं परफॉर्म करने गई थी। बहुत ही बड़ी क्राउड आई थी। झांसी में तो बहुत बड़ी क्राउड आई थी। अलीगढ़ में उस दिन कुछ टेंशन हुआ था दोपहर में, तो बहुत लोग आए नहीं थे।
लेकिन बहुत लोग माने नहीं है। आई बी वेरी स्पेसिफिक। अलीगढ़ में उसी आफ्टरनून में कुछ वायलेंस हुआ था या कुछ चल रहा था। हाँ, सियागा चल रहा था। तो द मुस्लिम कम्युनिटी हैड डिसाइडेड टू बॉयकॉट द अलीगढ़ महोत्सव की गवर्नमेंट का ये है हम जाएंगे नहीं प्रोटेस्ट। ओके, वो ठीक है, दैट इज देयर राइट। मैंने सोशल मीडिया में कहा कि मुझे बुरा लग रहा है सुन के कि आप लोग आओगे नहीं, लेकिन म्यूजिक तो सबके लिए है, इंक्लूसिव है, हीलिंग है। आप खराब लग रहा है कि आपसे मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि हमको दोपहर तक पता चल गया था। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा था कि एक सेक्शन यहाँ पे आएगा नहीं, आप सोना जी को बता देना कि प्रॉब्लम हुआ है। बट आप मानोगे नहीं, हम जब पहुंचे वहाँ पे एक पूरा सेक्शन था, आदमी लोग आए नहीं थे, बट ऑल द मुस्लिम वुमेन हैड कम। उन्होंने मानी नहीं थी बात। क्या बात हाँ, और मैं स्टेज से उतर के मैंने सिक्योरिटी सब छोड़ के मैं स्टेज से उतरी, अंदर गई, and I hugged everybody. Means not only Muslim women, I hugged everybody. मैंने कहा म्यूजिक सबके लिए होता है, it is healing, it is inclusive, and we are here to heal together. और फिर मैंने स्टेज पे कहा कि मैं, और ये झांसी महोत्सव में उससे पहले जब हुआ था, खबर फैली थी कि यूपी में तो कव्वाली नहीं गा सकते। मुझे तो गवर्नमेंट ने बुलाया था महोत्सव के लिए, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा था। कि होता है ना, लोग ऑफिशियल फोन करते हैं रात पहले कि ये गाना है, वो नहीं आया, कपड़े कैसे पहनने हैं, कुछ किसी ने कुछ नहीं कहा था। मैंने जाके 45 मिनट्स का कव्वाली प्रेजेंटेशन किया वहाँ पे, और बहुत सारे तालियां और बहुत सारा प्यार ही मिला। कौन सी कव्वाली थी? मैंने पूरा एक नहीं, मैंने 6-7 मिल के और सबको जोड़ के मैंने सब ऑडियंस को भी कहा कि कव्वाली अकेले तो ना गाते, सब लोग ताली मारेंगे तभी गाएंगे। तो इट वाज अ सुपर हिट, देयर वाज नो प्रॉब्लम, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव न्यूज फैलाने में भी एक वो रहता है ना, चाव मिलता है लोगों को कि एक जगह कोई गधे थे कि उन्होंने रोक लिया किसी को, तो उसको फैला दिया कि यूपी में कव्वाली गाई नहीं सकते। कॉल्स जो होते हैं, 2 जगह में मैंने जाके तो उसी हफ्ते कव्वाली गाया, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने तो स्टेज पे कहा, मैंने तो सुना ऐसे हुआ है, मैं तो गाऊंगी। लेकिन मैं एंड लोगों से बहुत प्यार मिला, सबसे बहुत प्यार मिला। तो मुझे लगता है कि आई थिंक हम जिस टाइम पे रह रहे हैं अभी, विद द टाइम्स वी आर लिविंग इन, इतने पोलराइज हैं कि हम लोग अगर वी डोंट लिसन टू ईच अदर और वी ओनली लिसन टू, अपना एक इको चेम्बर होता है ना, हम लोग उसी आइडियोलॉजी के ही आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उसी में सब जल भुन रहे हैं। तो एज एन आर्टिस्ट मुझे तो लगता है कि मैं तो बीमारी पड़ गई थी। म्यूजिक इस इको चेम्बर को कितना तोड़ता है और कितना बनाता है? सबसे ज्यादा तोड़ सकता है अगर कोई, तो म्यूजिक ही है मेरे ख्याल से। और बनाता कितना है और कैसे? एक्चुअली जब मुझे क्या बेचेगा रुपया गाया था ना सत्यमेव जयते में, लोगों को लगा कि हाँ लड़कियों ने बहुत कनेक्ट किया, और बहुत सारे मुझे पत्र आते थे कि मुझे स्ट्रेंथ मिला, आई वॉज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज 20 साल से, आपका गाना सुन के मुझे लगा मुझे कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। बट लड़कियों से भी ज्यादा मुझे लड़कों के मैसेजेस और लेटर्स आते हैं। अच्छा। और मुझे लगता है कि वो ये है कि म्यूजिक जो होता है, यू डोंट हैव टू प्रीच, आपको भाषण देने की जरूरत नहीं है। वो एक फीलिंग, एहसास दिलाता है कि भाई, लड़के मुझे लिखते थे कि ये सुन के मुझे लगा कि हाँ वैसे तो हम लोग मॉडर्न हैं, यंग हैं, लेकिन हम लोग कैसे अपने बहन को ट्रीट करते हैं या क्या सोचते हैं लड़कियों के बारे में। एंड बहुत सारे लड़के आजकल मुझे लगता है जो यंगर जनरेशन है वो बहुत रिलेट करती है टू द आइडिया ऑफ ट्रीटिंग विमेन बेटर। इसी पे मेरा अगला सवाल है कि औरत को, I'm so sorry इंटरप्ट सर, हमारे पास आखिरी 2-3 मिनट है सर। हाँ, औरत को कैसे और किस नजरिए से समझें, और या एक औरत की क्या ख्वाहिश होती है कि लोग उसके एग्जिस्टेंस के साथ कैसा बर्ताव करें? ये तो बहुत बड़ी बात है, मैंने इतना कुछ सोचा नहीं है। मैं हर दिन उठ के लगता है कि आपको क्या लगता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करें? मैं बचपन से मैंने कभी नहीं सोचा है कि मैं कुछ अलग हूँ आदमी से, या मुझे कुछ कम या ज्यादा मिलना चाहिए। और ये मैं स्पेसिफिक भी बोल रही हूँ, ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, इक्वल मांग रही हूँ कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिले मुझे मिले। तो यही बात है, और ये लोग समझते नहीं है और सोचते हैं कि मुझे तो परसों किसी ने लिखा फेमिनिज्म इज अनदर फॉर्म ऑफ टेररिज्म। मैंने कहा हाँ भाई, इक्वल, अपने आप को इक्वल मानना अपने आदमी टू द मेल काउंटर पार्ट इज द सेम एज किलिंग इनोसेंट सिविलियंस ना, कि इसलिए आप मुझे फेमिनाजी बुलाते हो, ये आपको
समझ ही नहीं है व्हाट इज फेमिनिज्म। तो ये जो मुझे कैसे लोग देते हैं, मैंने तो कभी अपने आप को जेंडर के हिसाब से देखा ही नहीं। मैं तब इंजीनियरिंग कॉलेज जाती थी, मुझे रास्ते में बहुत कॉल्स होते थे कि दुपट्टा ऐसे पहनो वैसे पहनो। तब एहसास हुआ कि अरे इनको दिक्कत है, दुपट्टा कहाँ पहना चाह रहा है। ये जो बॉडी का जो एहसास हुआ, तब एहसास हुआ। तब तक हम लोग फौजी बैकग्राउंड में बड़े थे, मुझे कभी एहसास नहीं होता कि मैं लड़की हूँ तो कुछ अलग हूँ। मैं तो घोड़ा चलाती थी, मैं तो I was a very good horse rider. I used to do tent pegging. I used to play polo, squash, swimming, debating. I was a topper in school. तो मुझे लगा कि मैं तो I'm a hard working, excited, happy person. Suddenly कॉलेज में आके एहसास हुआ कि somehow मुझे दबाया जा रहा है। कोई बोल रहा है घड़ी है इस हाथ में मत पहनो, दुपट्टा वहाँ पे पहनो, ऐसे कपड़े पहनो, मोटरसाइकिल मत चलाओ। मोटरसाइकिल पहना है, अंदर डू हैव अ पीनिस। ये मुझे, मेरा ग्राफिटी होता था कॉलेज में, पिक्चर्स आते थे कि ये मोटरसाइकिल चलाती है तो लड़के की तरह अंदर शी मस्ट बी हैविंग अ पीनिस। मीन्स ये बहुत ग्राफिक बात है, पता चाहे आप ना डालो अपने इंटरव्यू में, लेकिन मुझे तभी पहली बार एहसास हुआ कि ओ आई एम अ वुमन। तो मुझे कुछ खराब फील करना चाहिए अपने बॉडी के बारे में, या कुछ दब के रहना चाहिए, या डर रहना चाहिए। क्योंकि तब तक मैंने मुझे कभी नहीं लगा था कि कुछ किसी बात की कमी है मुझे। आप डरी? तो बिल्कुल नहीं, मैं तो इलेक्शन पे खड़ी रही। मुझे आई वाज स्टैब्ड आल्सो। मेरे बहुत कांड हुए हैं कॉलेज में। और जब जूनियर्स आए, इमीडिएटली 2 साल में ही जूनियर्स में ही बदलाव मैंने नजर आया कि ऐसे एक थी सीनियर है हमारी, और वो जूनियर्स अपने लड़कियों के साथ, जो अपने क्लासमेट्स के साथ इतने अच्छे तरीके से रहते थे और फ्रेंड्स होते थे। और हमारे बैच में लड़के और लड़कियों का एक डिवाइड रहता था, कुछ अजीब सा एक डिवाइड होता था। लड़के इस साइड में, लड़कियां उस साइड में एक साथ बैठेंगी भी नहीं। तो चेंज आता है, बहुत जल्दी आता है, और पीपल हैव टू पुश फॉर दैट चेंज। आई हैव ऑलवेज बीन अ चेंज मेकर। ऐसे मैं खुद ही बोल रही हूँ अपने मुंह से, लेकिन चेंज मेकर हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।